मैं दूसरे शहर में रहकर नौकरी करती थी। एक दिन मेरे पापा की तबीयत अचानक बहुत ज़्यादा खराब हो गई। क्योंकि मैं अपने माँ बाप की अकेली संतान थी, इसलिए माँ ने मुझे तुरंत ही आधी रात फ़ोन करके घर बुलाया। मैं बिना कुछ सोचे समझे आधी रात को कैब बुक करके निकल पड़ी। लेकिन रास्ते में 4 लड़कों ने मुझे अकेला देखकर घेर लिया और उसके बाद वह मुझे झाड़ियों में खींच ले गए। फिर उन्होंने मेरे साथ एक एक करके मेरा नाम रश्मि है। मैं 22 साल की खूबसूरत लड़की हूँ। मैं अपने माता पिता की अकेली संतान हूँ। मैं बचपन से ही पढ़ने में बहुत होशियार थी और अपने पैरों पर खड़े होकर अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहती थी। मेरे माता पिता भी यही चाहते थे कि मैं जल्द से जल्द कोई अच्छी नौकरी करूं, लेकिन किसी दूसरे शहर में जाकर नौकरी करने के वह सख्त खिलाफ थे। क्योंकि उनका यह मानना था कि अकेली लड़की किसी नए शहर में पहुंचकर किसी भी खतरे का शिकार हो सकती है। इसीलिए उनका कहना ये था कि तुम नौकरी तो कर सकती हो, लेकिन नौकरी ऐसी होनी चाहिए जिसमें तुम दिन ढलने से पहले ही घर वापस आ जाओ और इसी शहर में नौकरी करो। लेकिन मैं अपने माँ बाप की इस सोच के सख्त खिलाफ थी। मेरा मानना यह था कि आज की लड़की किसी भी तरह की परेशानियों से अकेले मुकाबला कर सकती है। और अब तो ज़माना बहुत बदल रहा है। अब तो लड़कियां देर रात तक ऑफिस में काम करती हैं और अकेले रहकर नए शहर में अपनी नौकरी के साथ साथ सब कुछ अच्छे से मैनेज कर लेती हैं। मैं भी अपनी सारी चीज़ें खुद से मैनेज करना चाहती थी और एक ज़िम्मेदार इंसान बनना चाहती थी। क्योंकि मैंने बचपन से अब तक यही देखा था कि माँ को हर छोटी चीज़ में खुद से फैसला लेने में बहुत दिक्कत होती थी। वह कोई भी फैसला पिताजी की राय के बिना ले ही नहीं पाती थी। जबकि मैंने अक्सर उन्हें समझाया था कि कम से कम घर की चीज़ों में तो वह खुद पर भरोसा करके फैसला ले सकती हैं। लेकिन पिताजी ने शुरू से उन्हें किसी भी चीज़ में आगे नहीं रखा, जिसकी वजह से वह हर छोटी चीज़ के लिए पिताजी पर निर्भर हो गई थीं। अगर उन्हें बाजार भी जाना होता तब भी उन्हें किसी न किसी सहारे की ज़रूरत होती। मुझे इन सब चीज़ों से बहुत गुस्सा आता था, क्योंकि मेरा मानना यह था कि हर इंसान को इतना ज़िम्मेदार तो होना ही चाहिए कि वह सही वक्त पर सही फैसला खुद से ले सके, ना कि हर छोटी चीज़ के लिए दूसरों पर निर्भर हो। कहते हैं ना कि यह ज़रूरी नहीं कि आप जैसा चाहें आपके साथ बिल्कुल वैसा ही हो। वही मेरे साथ हुआ। मेरे माता पिता यह चाहते थे कि मैं उसी शहर में नौकरी करूं, लेकिन मेरी नौकरी जब दूसरे शहर में लगी तो उन्हें बहुत गहरा धक्का लगा। उन्होंने मुझे नौकरी करने से मना कर दिया। लेकिन वह नौकरी बहुत अच्छी थी, जिससे मेरा फ्यूचर और भी ज़्यादा ब्राइट हो सकता था, जिसके लिए मैंने उन्हें जैसे तैसे मना लिया और यह वादा किया कि मैं कोई भी मुसीबत आने नहीं दूंगी। और अपनी ज़िद पर मैं दूसरे शहर में नौकरी करने के लिए आ गई। मैं एक आत्मविश्वास से भरी हुई लड़की थी, इसलिए बहुत ही जल्द मैंने सारी चीज़ें बहुत अच्छे से मैनेज कर लीं। अपने रहने का इंतज़ाम भी बहुत अच्छी जगह कर लिया, जहां मैं सुरक्षित महसूस करती थी। और ऑफिस में भी मैंने काफ़ी अच्छे से सारे कामों को समझ लिया था। सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था। बस अगर प्रॉब्लम थी तो बस इस चीज़ की कि मेरे ऑफिस का काम इतना ज़्यादा होता था कि अक्सर मुझे बहुत लेट हो जाता था, जिसकी वजह से मेरे घर में मम्मी पापा बहुत टेंशन में रहते थे। और इसीलिए रोज़ रात को 9 बजते ही उनका फ़ोन मेरे पास आना शुरू हो जाता था, ये पूछने के लिए कि मैं घर पहुंची या नहीं। और फिर जब तक मैं अपने फ्लैट पर ना पहुंच जाती तब तक वह मुझे बार बार फ़ोन करके पूछते ही रहते। इन दिनों काम कुछ ज़्यादा ही बढ़ गया था, जिस कारण मुझे अक्सर रात का 11 बज जाता था। वैसे तो मुझे ज़्यादा डर नहीं लगता था, लेकिन मेरा फ्लैट ऐसी जगह पर था जहाँ से मुझे एक सुनसान पुलिया को पार करके जाना पड़ता था। लेकिन फिर भी मैं खुद पर भरोसा करते हुए तेज़ कदमों से वहाँ से जल्दी से निकल जाया करती थी। मेरे दिन इसी तरह से बीत रहे थे कि एक दिन रात को 10 बजे के करीब मेरे पास अचानक से माँ का फ़ोन आया कि तुम्हारे पापा को हार्ट अटैक हुआ है, तुम अभी के अभी जल्दी से यहाँ आ जाओ।
पापा के हार्ट अटैक की बात सुनकर तो मैं बुरी तरह से घबरा गई। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मैंने माँ को बोला कि आप उन्हें तुरंत ही अस्पताल लेकर जाओ, मैं भी यहाँ से तुरंत ही निकल रही हूँ। फ़ोन रखते ही मैंने ऑफिस में इधर उधर देखा तो मेरा कोई भी सहकर्मी ऑफिस में नहीं था। मुझे छोड़कर बाकी सब अपने घर को जा चुके थे। अब तो मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं। फिर मैंने जल्दी से अपना सामान पैक किया और एक कैब बुक कर ली। मैंने सोचा कैब बुक करके मैं सीधा घर पहुंच जाती हूं। रास्ते में कहीं रुकना नहीं होगा तो कोई टेंशन भी नहीं होगी। मेरा घर मेरे ऑफिस से करीब 3 घंटे की दूरी पर था। जल्दी जल्दी मैंने कैब बुक की और ऑफिस के बाहर आकर अपनी कैब का इंतज़ार करने लगी। तभी माँ का मेरे पास दोबारा से फ़ोन आया। वह बोली कि डॉक्टर ने ऑपरेशन करने को बोला है, लेकिन वह एक फॉर्म पर साइन करवा रहे हैं जिसमें यह लिखा है कि अगर तुम्हारे पापा को कुछ हो गया तो इसमें उनकी कोई जिम्मेदारी नहीं है और यह ऑपरेशन हमारी इजाज़त से हो रहा है। मैंने माँ से कहा कि आप उस फॉर्म पर साइन कर दीजिए, लेकिन मेरी माँ बुरी तरह से घबराई हुई थी और रोने लगी। वह बोली, मैं साइन नहीं कर पाऊँगी, मैं इतना बड़ा फैसला खुद से नहीं कर सकती। रश्मि, तुम जितना जल्दी हो सके यहाँ आ जाओ। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मैं क्या करूँ। मैंने माँ को बहुत समझाया कि माँ, कम से कम इस घड़ी में तो आप फैसला लें, लेकिन वह लगातार सिर्फ रोए ही चली जा रही थीं और रट लगाए जा रही थीं कि तुम जल्दी से आ जाओ और खुद आकर यह फैसला लो कि पापा का ऑपरेशन करवाना है या नहीं। ऐसी हड़बड़ाहट में मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और दूसरी तरफ कैब भी जल्दी नहीं आ रही थी। मैंने माँ से कहा कि आप फिक्र मत करिए, मैं बस यहाँ से निकल ही रही हूँ। मैंने सोचा एक बार मैं कैब में बैठ जाऊं, तब मैं माँ को आराम से समझा दूंगी। उसके बाद थोड़ी देर के ही बाद मेरी कैब आ गई। कैब में बैठते ही मैंने ड्राइवर को OTP बताया और पहुंचने का एड्रेस बताया। मैं जब भी कैब बुक करती थी तो हमेशा इस तरह से दिखाती थी कि कोई है जो मुझे लेने आ रहा है और मैं कैब का नंबर और ड्राइवर के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन पहले से ही किसी को बता दे रही हूँ। तो इस बार भी मैंने कैब में बैठते ही तुरंत ही यह सब किया। थोड़ी ही देर के बाद माँ का मेरे पास फिर से फ़ोन आने लगा तो मैंने उन्हें फिर से समझाना शुरू किया, लेकिन वह बार बार यही रट लगाए जा रही थीं कि तुम कैसे भी करके जल्दी आ जाओ और मुझे तुम्हारी भी फिक्र हो रही है। इतनी रात को तुम्हें अकेले वहाँ से आना पड़ रहा है, तुम अपना ध्यान रखना। अकेली लड़की खुली तिजोरी होती है, कहीं कोई ऊंच नीच हो गई तो हम तो किसी को मुंह दिखाने के काबिल भी नहीं रहेंगे। मैंने माँ को समझाया कि आप यह सब बातें अभी फ़ोन पर ना करें, क्योंकि फ़ोन की बातें ड्राइवर को सुनाई दे रही थीं। थोड़ी देर के बाद मैंने फ़ोन रख दिया। तभी कुछ देर में वह कैब ड्राइवर मुझसे बोला, क्या बात है मैडम, आप बहुत ज़्यादा परेशान लग रही हैं, क्या आपके घर में कोई ज़्यादा बीमार है? तो मैंने थोड़ा सा सख्त लहजे में कहा, तुम्हें इस सब से कोई मतलब नहीं, तुम चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ। वह थोड़ी देर के लिए चुप बैठ गया, लेकिन फिर दोबारा से वह कहने लगा कि क्या आप इतनी रात में अकेली जा रही हैं? मुझे उसके सवालों से डर लगने लगा। मुझे लगा कि कहीं यह मेरे साथ कुछ गलत करने का तो नहीं सोच रहा है, इसीलिए इतनी सारी जानकारी मुझसे एक एक करके इकट्ठा कर रहा है। मुझे माँ पर भी गुस्सा आने लगा कि उन्हें यह सब बातें फ़ोन पर कहने की क्या ज़रूरत थी। अब इसने मेरी बातें सुन ली हैं तो इसीलिए अब यह मेरा फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहा है। मैंने उसे बोला कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा कुछ भी नहीं है, इसलिए चुपचाप अपनी गाड़ी चलाओ, क्योंकि मुझे जल्द से जल्द अपने घर पहुंचना है। वह एक बार फिर अपनी गाड़ी चलाने लगा। घबराहट के मारे मुझे प्यास लगने लगी। मैंने अपने पर्स में हाथ डाला तो मेरी पानी की बोतल तो ऑफिस में ही छूट गई थी। अब तो मुझे और तेज़ घबराहट होने लगी। मैंने सोचा कुछ देर के लिए अपनी प्यास को कंट्रोल कर लेती हूँ, लेकिन मेरा गला सूखता ही चला जा रहा था।
मुझे सांस लेने में भी दिक्कत होने लगी। मैंने ड्राइवर से बोला, आगे कहीं भी अगर ढाबा दिखे तो वहाँ से एक पानी की बोतल ले लेना। कैब ड्राइवर बोला, मैडम, इतनी रात में किसी भी ढाबे पर गाड़ी रोकना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है। मैंने कहा, तुम अपना ज्ञान अपने पास रखो, मुझे बहुत तेज प्यास लग रही है, इसलिए चुपचाप एक बोतल ले लेना। वह बोला, मैडम, मेरे पास भी एक बोतल पानी है, आप चाहें तो यह पानी पी सकती हैं। उसने मेरी तरफ जैसे ही बोतल बढ़ाई, मैंने झट से बोतल ले ली, क्योंकि मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी। लेकिन बोतल का ढक्कन खोलते ही मेरा दिमाग अचानक से ठनका। मैंने सोचा, कहीं ऐसा तो नहीं इसने पानी में पहले से ही कोई नशीली दवा मिला रखी हो और इसीलिए इसने मुझे प्यास लग रही है यह बात सुनकर तुरंत ही अपनी पानी की बोतल मुझे दे दी। इतना सोचते ही मैंने बोतल का ढक्कन बंद किया और उसे बोतल वापस पकड़ा दी। थोड़ी देर बाद वह कैब ड्राइवर मुझसे बोला, मैडम, आपने पानी नहीं पिया। उसकी बात सुनकर मैं चौंक गई। इसका मतलब वह मुझ पर नज़र रख रहा था। पहले मैंने सोचा कि मैं इसे हड़काऊं, लेकिन मैंने सोचा अभी इस वक्त सिर्फ यही मेरे साथ है। अगर मैं इसके साथ ज़्यादा सख्ती से पेश आई तो कहीं यह कुछ मेरे साथ गलत ना करे। मैंने उससे कहा, दरअसल मैं सिर्फ बिसलेरी का ही पानी पीती हूँ, इसीलिए आगे जो भी ढाबा पड़े वहाँ गाड़ी रोककर एक बोतल खरीद लेना। वह फिर से मुझसे कहने लगा, मैडम, मेरी बात मानिए, इतनी रात में किसी भी ढाबे पर गाड़ी मत रुकवाइए, क्योंकि ढाबे पर रात में बहुत गलत तरीके के आदमी बैठे हुए होते हैं। अगर उन्होंने ये देख लिया कि मेरी गाड़ी में अकेली लड़की है तो बहुत मुसीबत हो जाएगी। मैंने कहा, तुम बहुत ज़्यादा बोल रहे हो, जितना मैं तुमसे कह रही हूँ चुपचाप उतना करो। थोड़ी आगे पहुँचने पर ही एक ढाबा आया और ड्राइवर ने ढाबे पर गाड़ी रोक दी और वह पानी की बोतल लेने चला गया। मैंने ढाबे से बाहर की ओर देखा तो 4 लड़के सामने की टेबल पर बैठे हुए थे जो खूब शराब पी रहे थे। उन 4 लड़कों ने जैसे ही मेरी तरफ देखा, उनके चेहरे पर बहुत घिनौनी हंसी तैरने लगी। मैंने तुरंत ही एक स्टॉल निकाली और उससे अपना चेहरा अच्छी तरह से ढक लिया। उन चारों लड़कों को देखकर मेरी कपकपी छूटने लगी। मेरी नज़र ड्राइवर को तलाश करने लगी कि आखिर ये ड्राइवर कहाँ रह गया, लेकिन ड्राइवर था कि पानी की बोतल लेकर आ ही नहीं रहा था और वह चारों लड़के अपनी जगह से उठकर मेरी तरफ आगे बढ़ने लगे। अब तो मुझे और भी तेज डर लगने लगा। तभी कैब ड्राइवर भागता हुआ आया और गाड़ी में बैठ गया और उसने तुरंत ही गाड़ी स्टार्ट कर दी। तभी वह चारों लड़के गाड़ी की खिड़की के पास बहुत करीब आ गए और मुझसे बोले, वाह, क्या माल है, क्या माल लेकर चल रहा है तू, जरा हमें भी तो चखा। तभी कैब ड्राइवर ने तेज़ी से गाड़ी भगा दी और वह बोला, देखा मैडम, मैं इसीलिए आपको मना कर रहा था कि किसी भी ढाबे पर गाड़ी मत रुकवाइए। मुझे लगा कि सच में ड्राइवर सही कह रहा था। मैंने उसकी बात ना मानकर गलती की, लेकिन फिर मैंने सोचा कि चलो कोई बात नहीं, कम से कम उन लड़कों से पीछा तो छूटा। मैंने कहा, हाँ भाई साहब, आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन मुझे बहुत तेज प्यास लगी थी, इसीलिए मेरी भी मजबूरी थी। वह बोला, चलिए कोई बात नहीं, अब मैं आपको जल्द से जल्द आपके घर पहुंचा दूंगा। मैंने पानी की बोतल से 2 घूंट पिए और थोड़ी सी चैन की सांस ली ही थी कि तभी कार के साइड मिरर में अचानक से वह लड़के दिखाई देने लगे जो बुरी तरह से चीख रहे थे कि यह माल तो हम चक्कर ही रहेंगे। वह लड़के हाईवे पर बहुत बुरी तरह से गाड़ी दौड़ा रहे थे। अब तो मेरे और ड्राइवर के पसीने छूटने लगे। कैब ड्राइवर मुझसे बोला, देखिए मैडम, आपने कितनी बड़ी मुसीबत मोल ले ली। मैं आपको इसीलिए मना कर रहा था। मैंने कहा, मुझे क्या पता था कि यह लड़के मेरे पीछे ही पड़ जाएंगे। वह बोला, आजकल इंसान हैवान बन चुका है, इसी वजह से मैं आपको बार बार समझा रहा था। ड्राइवर ने गाड़ी की रफ्तार और भी तेज कर दी। वह बोला, आप फिक्र मत करिए, मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगा। वह पूरी स्पीड से गाड़ी को हाईवे पर दौड़ा रहा था,
लेकिन वह लड़के भी अपनी गाड़ी की स्पीड बढ़ाकर हमारी कैब की बराबरी करने की पूरी कोशिश कर रहे थे, जिसकी वजह से बार बार उनकी गाड़ी से हमारी कैब में टक्कर हो रही थी। कैब ड्राइवर ने तुरंत ही मुझसे कहा, मैडम पुलिस को फ़ोन लगाइए, नहीं तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएंगे। इस घबराहट में मैं तो पुलिस के बारे में भूल ही गई थी। अभी तक मैं कैब ड्राइवर पर शक कर रही थी, लेकिन अब मुझे कैब ड्राइवर में भगवान नज़र आ रहा था। मैंने तुरंत ही पुलिस को फ़ोन लगाना शुरू किया तो देखा कि मेरे फ़ोन में नेटवर्क ही नहीं थे। मैंने कहा, भैया मेरे फ़ोन के नेटवर्क जा चुके हैं। कैब ड्राइवर ने तुरंत ही अपना फ़ोन मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मैडम आप मेरे फ़ोन से नंबर मिलाती रहिए। मैंने जब उसका फ़ोन देखा तो उसके फ़ोन में भी नेटवर्क जा चुके थे। अब तो मेरे हाथ पैर कांपने लगे। अब मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। लेकिन कैब ड्राइवर अभी भी लगातार मुझसे कहे जा रहा था कि मैडम आप दोनों फ़ोन में लगातार कोशिश करती रहिए, हो सकता है कहीं पर नेटवर्क आ जाए और पुलिस का नंबर लग जाए। वह एक ओर से पूरी रफ्तार से गाड़ी दौड़ा रहा था तो दूसरी तरफ वह मुझे भी कोशिश करने को लगातार बोलता जा रहा था। तभी उन लड़कों की गाड़ी ने हमारी कैब को एक जोरदार टक्कर मारी और उनकी गाड़ी ठीक हमारी कैब के बराबर चलने लगी। उनमें से एक लड़के ने मुझे आंख मारी और दूसरा बोला, रानी आज तो तुझे हम अपना बनाकर ही रहेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए। वह नशे में इतनी बुरी तरह से गाड़ी दौड़ा रहे थे कि उनकी गाड़ी लहरा रही थी और वह बार बार हमारी कैब को टक्कर मार रहे थे। कैब ड्राइवर बोला, मैडम आज तो मुझे लगता है कि मैं जिंदा नहीं बचूंगा। यह लोग तो एक्सीडेंट करके ही मानेंगे और अगर एक बार गाड़ी रुक गई तो मैं तो अकेला हूँ। मैं आपको कैसे बचा पाऊँगा? यह तो चार हैं और यह चारों मिलकर मेरा तो जो करेंगे सो करेंगे, लेकिन आपके साथ तो दरिंदगी की सारी हदें पार कर देंगे। अब मेरे दिमाग में मेरे मम्मी पापा की सारी हिदायतें घूमने लगीं कि अकेली लड़की खुली तिजोरी की तरह होती है जिसे लूटने के लिए हर कोई मुंह फैलाए खड़ा रहता है। अब मुझे खुद पर भी गुस्सा आने लगा कि मैंने इतना ओवर कॉन्फिडेंट होकर दूसरे शहर में नौकरी करने का फैसला आखिर किया तो किया ही क्यों। लेकिन अब मैं जिस सिचुएशन में फंस चुकी थी उससे निकल पाना मुझे नामुमकिन लग रहा था, क्योंकि ना तो फ़ोन में नेटवर्क था और ना ही मुझे कोई मदद दिखाई दे रही थी, बल्कि उल्टा मुझे ऐसा लग रहा था कि मेरी वजह से आज यह कैब ड्राइवर भी बिना बात मारा जाएगा। मेरे ओवर कॉन्फिडेंस की वजह से मैंने कैब ड्राइवर की बात नहीं मानी। अगर मैंने उसकी बात मानकर ढाबे पर गाड़ी नहीं रुकवाई होती तो अब तक मैं सुरक्षित अपने घर की तरफ जा रही होती, लेकिन मैंने खुद ही अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली। दूसरी तरफ मुझे माँ पर भी गुस्सा आ रहा था कि अगर पापा के ऑपरेशन का फैसला वो खुद से ले लेती तो पापा का ऑपरेशन भी अच्छे से हो जाता और मैं सुबह होते ही वहाँ अस्पताल में पहुँच जाती। बिना बात मुझे आधी रात को निकलना नहीं पड़ता और ये जोखिम नहीं उठाना पड़ता। वह चारों दरिंदे मेरी कैब में बार बार टक्कर मार रहे थे, लेकिन इधर फ़ोन में नेटवर्क था कि आने का नाम ही नहीं ले रहा था कि तभी अचानक उन लोगों ने एक बहुत ज़ोरदार टक्कर हमारी कैब में मारी, जिससे हमारी कैब घसीटकर आगे जाकर रुक गई। उन चारों ने उतरते ही कैब ड्राइवर को पीटना शुरू कर दिया और मुझे खींचकर गाड़ी से बाहर निकाल लिया। मैंने उनसे हाथापाई करने की कोशिश की, लेकिन वह बहुत हट्टे कट्टे लड़के थे। उन्होंने मुझे कसकर दबोच लिया। कैब ड्राइवर ने भी उनके साथ मारपीट करने की कोशिश की, लेकिन वो अकेला बेचारा उन चारों का सामना नहीं कर पाया। वह उसे बुरी तरह से पीटने लगे। तभी उनमें से एक बोला, इसको यहीं पर बांध कर डाल दे। इस पर अपना समय क्यों खराब कर रहे हैं? इसको बांध और जल्दी से इस लड़की को लेकर झाड़ियों में चल, क्योंकि अब मुझसे सब्र नहीं हो रहा है। उन्होंने कैब ड्राइवर को बांधकर वहीं डाल दिया और मुझे घसीटते हुए झाड़ियों की तरफ लेकर जाने लगे, जहां घनघोर अंधेरा था। मैं मदद के लिए बुरी तरह से चीख चिल्ला रही थी, लेकिन वहां मेरी कोई भी सुनने वाला नहीं था।
उसके बाद उन्होंने मेरे कपड़े एक एक कर फाड़ने शुरू कर दिए और फिर तो उन्होंने वह किया जिसकी मैंने कभी कल्पना भी नहीं की थी। उन्होंने अपने भी सारे कपड़े हटा दिए और फिर वह एक एक करके मेरे साथ, मैं अभी भी बुरी तरह से चिल्ला रही थी। उनमें से पहला लड़का जैसे ही मेरे ऊपर आया वैसे ही मुझे पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनाई दी। पुलिस के सायरन की आवाज़ सुनते ही मेरी जान में जान वापस आई और तभी तुरंत ही पुलिस ने आकर उन चारों को पकड़ लिया। मैं इतनी बुरी तरह से घबराई हुई थी कि मुझे अपने कपड़े सही करने का होश ही नहीं रहा। लेकिन लेडी कांस्टेबल ने तुरंत ही मुझे मेरे सारे कपड़े पहनाए और उठाकर गाड़ी के पास लेकर गई। जब मैं वापस कैब के पास पहुंची तो कैब ड्राइवर लहूलुहान खड़ा था। पुलिस वहां अचानक से कैसे आ गई यह हमें समझ नहीं आया। तो पुलिस ने बताया कि हाईवे पर हर गाड़ी के चलने की एक स्पीड तय होती है, लेकिन हाईवे पर लगे कैमरा में हमने यह रिकॉर्ड किया था कि 2 गाड़ियां मानक स्पीड से ज़्यादा तेज रफ्तार में लगातार 1 घंटे से दौड़े चली जा रही हैं। इसीलिए हमने तुरंत ही एक्शन लिया और उन गाड़ियों को पकड़ने के लिए निकल पड़े और तुरंत एक्शन लेकर हमने बहुत अच्छा काम किया, नहीं तो आज बहुत बड़ी घटना हो जाती। पुलिस ने बताया जब हम घटना स्थल पर पहुंचे तो वहां कैब ड्राइवर ने हमसे कहा कि आप मुझे खोलने से पहले जल्दी से उन झाड़ियों की तरफ जाइए, क्योंकि वहां 4 दरिंदे एक लड़की के साथ गलत काम कर रहे हैं। उसकी ज़िंदगी बर्बाद होने से पहले उसे बचा लीजिए। पुलिस की बात सुनते ही मैं कैब ड्राइवर के पैरों में गिर पड़ी। मैंने कहा, भैया मुझे माफ़ कर दीजिए, मैंने आपके साथ बहुत गलत तरीके से बात की, लेकिन आप तो मेरे रक्षक थे। आपका बहुत धन्यवाद। अगर आज आप ना होते तो मेरी ज़िंदगी तो बर्बाद हो जाती। कैब ड्राइवर बोला, मैडम इस दुनिया का हर आदमी दरिंदा नहीं है। हमारे घर में भी माँ बहन है और हमें भी अच्छे से पता है कि एक औरत की इज्जत उसके लिए कितनी मायने रखती है। उसके बाद पुलिस मुझे अपने साथ पुलिस स्टेशन लेकर गई, जहां मैंने उन चारों के खिलाफ FIR दर्ज कराई। फिर पुलिस मुझे खुद अपनी गाड़ी से मेरे घर तक पहुंचा कर आई, जहां पहुंचते ही मैं अस्पताल पहुंची और मैंने तुरंत ही पापा के ऑपरेशन करने वाले फॉर्म पर साइन करके उनके ऑपरेशन की इजाज़त दे दी। मेरी हालत देखकर माँ तो बुरी तरह से घबरा गईं, लेकिन मैंने उनसे कहा कि आप फिक्र मत करिए, सब कुछ ठीक है। कुछ ही घंटे के बाद पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुली हो गया और उन पर से खतरा टल गया। उस दिन मुझे कुछ बातें समझ में आईं कि एक लड़की चाहे कितनी भी आधुनिक समय में पैदा हुई हो, लेकिन यह दुनिया कभी भी शायद उसके लिए सुरक्षित नहीं होगी, क्योंकि एक लड़की की इज्जत को नोचने के लिए दरिंदे हर गली हर मोड़ पर मुंह फैलाए खड़े हैं। लेकिन हाँ, एक सच ये भी है कि अगर इस दुनिया में भक्षक हैं तो कुछ रक्षक भी हैं, और ये दुनिया ऐसे ही अच्छे इंसानों की वजह से चल पा रही है। कुछ दरिंदों की वजह से हम अपना जीवन जीना तो नहीं छोड़ सकते हैं ना। पेट भरने के लिए हमें बाहर निकलना ही पड़ेगा और अपने पैरों पर खड़ा होना तो अपने जीवन के लिए सबसे ज़रूरी है। लेकिन अपने पैरों पर खड़े होने के साथ साथ हमें हमेशा सतर्क और सावधान रहना चाहिए, क्योंकि ऐसे दरिंदे लोग हमारी किसी भी छोटी सी गलती का फ़ायदा उठा सकते हैं। तो दोस्तों, आपको मेरी ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं और प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करें। इस कहानी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा दें, ताकि आगे भी मैं आपको ऐसी ही अच्छी कहानियाँ सुनाती रहूँ। थैंक यू।